पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है EEE सेकंड एंड आपका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड। जो लोग हमसे बहुत पुराने से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने EEE फर्स्ट पढ़ी होगी 4th सेमेस्टर में, जो है उसी के आगे के टॉपिक, उसी के आगे का ये मतलब आप समझ सकते हैं। इसको जो नेक्स्ट स्टेप आपका जो कि है सेकंड सब्जेक्ट में आपके लिया गया है। जो 4th सेमेस्टर में हमने सब्जेक्ट पढ़ा था EEE फर्स्ट, वो इसका पहला पार्ट था और इसी सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है EEE सेकंड। इसमें भी आपके डायग्राम ही डायग्राम है। अगर आप लोग इसको ध्यान से समझते हैं, अच्छे से देखते हैं और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है वो है प्रैक्टिस। अगर इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आप करते हैं तभी आपको ये सब्जेक्ट आसान लगेगा। अगर आप इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको कठिन लगेगा, ठीक है। और जिन लोगों को भी मन में ये भ्रम है कि ये सब्जेक्ट कठिन है तो आप अपने मन से सबसे पहले तो ये भ्रम निकाल दें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको यही मन में आप सोचते रहेंगे कि ये सब्जेक्ट कठिन है तो आपको ये सब्जेक्ट कठिन ही लगेगा। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सरल सब्जेक्ट है। आप जितने भी वीडियो लेक्चर देखें उनकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर से करें तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा और कुछ आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। पूरे यूट्यूब पर सबसे सरल और आसान तरीके से हमारे चैनल पर आपको समझाया जाता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ग्रेविटी वगैरह पढ़कर जो कि पास हो जाते हैं, लेकिन समस्या होती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो ना कि जो कि इतना बना कर लिख पाते हैं। और सबसे बड़ी कमी जो हम लोगों के अंदर होती है, हम लोगों के अंदर कॉपी ना भरने की कला होती है। मतलब हम सभी लोग कॉपी नहीं भर पाते हैं। जो जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वो कॉपी नहीं भरना आती है उन्हें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वो बना कर लिखते जाते हैं इंग्लिश में और कॉपी वो अपनी पूरी भर कर आते हैं, जिससे कि जिसका परिणाम क्या निकलता है, वो ऑल क्लियर हो जाते हैं और हम लोगों की बैक आ जाती है। तो सबसे पहले तो आप लोग कॉपी भरना सीखें, ठीक। और किसी भी चीज़ को रटना छोड़ दें। किसी भी चीज़ को जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझना सीखें, उसमें लॉजिक ढूंढें। हर चीज़ की ट्रिक आप जो कि है ढूंढना है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है EEE सेकंड और इसमें टोटल आपके 8 लेसन है। 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने में आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे 5th सेमेस्टर में आपका हर सब्जेक्ट का 3 बार रिवीजन कराया था, वैसे ही इस सेमेस्टर में भी 3 बार रिवीजन आपको कराया जाएगा। अब आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जितने भी आपके जूनियर्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, आपके जूनियर्स हैं, उन लोगों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर से बताएं ताकि हमारे चैनल को भी जो कि आप लोगों का सपोर्ट मिले। और जिन लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया है उन लोगों का दिल से धन्यवाद, ठीक है। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी जो कि है झांसी में स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग स्टूडेंट झांसी से हैं तो वो लोग ज़रूर से ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें। आज का जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, पहला सब्जेक्ट हमारा है क्या, कॉन्ट्रैक्टर आपका कंट्रोल सर्किट, कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट्स। देखिए सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। आपका इस लेसन में सबसे पहले तो हमको जो कि है इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में थोड़ा सा समझना है। देखिए इस सब्जेक्ट में हम इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पिछली चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो ना भूलें। ये आपका बुक में भी लिखा हुआ है, हमने बुक आपको टेलीग्राम पर डाल दिया, वहाँ से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फालतू का पैसा वेस्ट आप लोग ना करें। आप लोग बुक परचेज़ ना करने से अच्छा आपको हम फ्री में दे रहे हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स हम आपको बनवा ही रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन, सबसे पहले तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या, इसके अंतर्गत आता है, पहली आती है आपकी स्टैटिक मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपकी पहली आती है क्या, स्टैटिक मशीन, और दूसरी होती है डायनामिक मशीन। सबसे सरल तरीके से समझते हैं, स्टैटिक मशीन वे मशीनें होती हैं, इन मशीनों के अंतर्गत ऐसी मशीनें आती हैं जिनके अंदर मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, रोटेट पार्ट नहीं होते, मतलब कि घूमने वाले भाग इन मशीनों के अंदर नहीं होते हैं। डायनामिक मशीन ऐसी मशीनें होती हैं, इनके अंदर ऐसी मशीनें या मोटर आती हैं जो रोटेट करती है, मतलब कि घूमती हैं। तो जो घूमती नहीं है उन सब मशीनों को कहते हैं हम स्टैटिक मशीन, और जो घूमती है उनको हम कहते हैं क्या, रोटेट या डायनामिक मशीन, रोटेटिंग या डायनामिक मशीन। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं रोटेटिंग या डायनामिक मशीन।
स्टैटिक मशीन क्या होता है? स्टैटिक मशीन इसको हम हिंदी में कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके आते हैं 1 फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं इनमें जो कि है घूमने वाला भाग नहीं होता है। डायनेमिक मशीन के अंतर्गत मतलब कि घूर्णी मशीन के अंतर्गत आपके आते हैं मोटर और जनरेटर। इसके अंतर्गत जो कि इसके अंदर क्या होता है? रोटर होता है, घूमने वाला भाग होता है। अब जनरेटर के अंदर आपके आते हैं डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर। मोटर के अंतर्गत आपके आते हैं डीसी मोटर, एसी मोटर। एसी मोटर के अंदर आती है आपकी इंडक्शन मोटर, सर्वो आपकी सिंक्रोनस मोटर सॉरी। इंडक्शन मोटर के अंतर्गत आती है क्या? 1 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। इन सभी के बारे में हम 5th सेमेस्टर के मशीन सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट भूल चुके होंगे, तो उन लोगों को याद दिलाने के लिए हम फिर से एक बार जो कि इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिक मशीन क्या होता है? स्थैतिक मशीन वे मशीन जिनमें घूमने वाले भाग नहीं होते हैं उनको हम स्थैतिक मशीन कहते हैं। जिन मशीनों में घूमने वाले भाग होते हैं जैसे कि रोटर, उनको हम डायनामिक मशीन कहते हैं। कोई कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अभी तक आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल भी कठिन आपको नहीं लगेगा ये सब्जेक्ट, एकदम आसान है। इस डायग्राम को, इस जितने भी आपके भाग बांटे गए एक बार आप बनाकर देख लेगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 1 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह केवल वोल्टेज को ही चेंज करता है। यह क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। यह आपका हो गया क्या? 1 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है ताकि ये वोल्टेज तथा करंट के वेरिएबल मान का एक समान फ्रिक्वेंशियल पर रख सके, एक समान फ्रिक्वेंसी पर जो कि क्या रख सके। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है तथा इसमें 3 वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी होती है। क्या होता है? 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग होती है। आपकी कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है तथा ये तीनों वाइंडिंग मैग्नेटली कपल्ड होती है। मैग्नेटली क्या होती है? कपल्ड होती है। इसके बाद हम जान लेते हैं मोटर के बारे में। कई लोग मोटर भी भूल गए होंगे। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि जनरेटर क्या करता है, ठीक। जनरेटर का काम बताएं, एक लाइन में आपको आंसर देना है जनरेटर का काम क्या होता है। जैसे कि मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है, ठीक है। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में जनरेटर का काम क्या होता है। इंडक्शन मोटर एक ऐसी रोटेटिंग मशीन है जो इंडक्शन मतलब कि प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। अब 1 फेज इंडक्शन मोटर क्या है? देखिए 1 फेज इंडक्शन मोटर हम सबके बारे में आपको बता रहे हैं एकदम डिटेल से, तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें सभी लोग, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसी मशीन है जिसका यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए किया जाता है। यह सिंगल फेज एसी सप्लाई पर ऑपरेट होती है, इसलिए इसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। यह बहुत कम एचपी की होती है, इसलिए इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमने जो की है 5th सेमेस्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर ऐसी मोटर जो 3 फेज एसी सप्लाई पर ऑपरेट होती है या कार्य करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसको हम 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसको स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो ये सेल्फ स्टार्ट होती है, मतलब कि खुद से स्टार्ट होने वाली मोटर होती है। अब नीड ऑफ स्टार्टर पढ़ लें। नीड ऑफ स्टार्टर क्या है? हमको स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम जान लें। 5th सेमेस्टर में बड़े ही डिटेल तरीके से हमने आपको इसके बारे में बताया था, एक बार और हम इसके बारे में रिवाइज आपको करा देते हैं। देखिए प्रायः 3 फेज इंडक्शन मोटर को हाई इंटरनल हॉर्स पावर की ज़रूरत होती है। हाई इंटरनल हॉर्स पावर की ज़रूरत होती है जो स्टार्टिंग के समय प्राइमरी करंट फुल लोड करंट मतलब कि 5 से 7 गुना करंट होता है, जबकि इसका प्राइमरी टॉर्क का मान 1.2 से 2.5 गुना तक हो जाता है या होता है। अतः फ्यूज गलत रेटिंग से मोटर की वाइंडिंग जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात सप्लाई वोल्टेज रेगुलेशन प्रभावित होता है। स्टार्टर के ना होने के निम्न घटक हो सकते हैं, मतलब कि अगर आपका स्टार्टर नहीं होगा तो आपकी कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है इसके बारे में भी हम जान लें। फ्यूज की गलत रेटिंग से बाइंडिंग नष्ट हो सकती है। ज़्यादा करंट के कारण डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप का मान अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि वोल्टेज रेगुलेशन इफेक्टेड होती है। वोल्टेज रेगुलेशन इफेक्टेड होने से इक्विपमेंट के कार्य परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इन सभी के बारे में हमने आपको 5th सेमेस्टर में बड़े ही डिटेल तरीके से जो कि है समझाया था। अब इसके बाद देखिए आप आगे देख सकते हैं कि स्टार्टर यूज
स्टार्टर यूज्ड विथ इंडक्शन मोटर, स्टार्टर का यूज इंडक्शन मोटर में, ठीक। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्न स्टार्टर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कौन कौन से? DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, आपके स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। इन सभी स्टार्टर के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है इस लेसन में, ठीक है। डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है क्या? कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट, कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। इसके बारे में भी हम अच्छे से जान लें, और इसके पहले हमने जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, जितने भी टॉपिक समझाए हैं, इनके बारे में भी आप अच्छे से जान लेना। आपसे क्वेश्चन इनमें से भी पूछ सकता है, ठीक है। बाह्य सर्किट जो मोटर को कंट्रोल करता है, बाह्य सर्किट जो मोटर को कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट कहलाता है। साधारण सी भाषा में इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो मोटर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, आपका कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट कहलाता है। यह सर्किट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कार्य करता है। यह क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कार्य करता है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कार्य करता है, ठीक है। इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर सर्किट में रिले, पुश बटन, कॉन्ट्रैक्टर आदि का यूज करके मोटर को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपके कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है। अब देखिए आपके कंट्रोल सर्किट के कार्य क्या क्या होते हैं? निम्न कार्य होते हैं। इसके क्या होते हैं? निम्न कार्य होते हैं। मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करना होता है आपके कंट्रोल सर्किट का कार्य, ठीक। फॉरवर्ड या रिवर्स वाइज करना होता है, आपके ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करना, ओवरलोड प्रोटेक्शन करना होता है, और ऑपरेशन ETC आपका कंट्रोल सर्किट का कार्य होता है। अब आता है आपका, देखिए कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है, इसके बारे में भी हम जान लें कि कॉन्ट्रैक्टर एक मैकेनिकल स्विच डिवाइस होता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? आपका एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस होता है। यह मेन कॉन्ट्रैक्टर की कंडीशन NO या NC होती है। अब NO और NC 5th सेमेस्टर की शुरुआत में भी हमने आपको बता दिया था इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। आपके देखिए कॉन्ट्रैक्टर में निम्न भाग होते हैं, कौन कौन से? मेन कॉन्टैक्ट, ठीक। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर कॉइल्स और ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर। अब इसका यूज हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होता है। कॉन्ट्रैक्टर का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? देखिए ओवर वोल्टेज या हाई पावर वाले परिपथ को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर की स्विचिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर को ओपन या क्लोज मतलब कि चालू या बंद करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें NO और NC कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो सर्किट के ओपन या क्लोज करते हैं, मतलब कि इसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं जो सर्किट को बंद और चालू करते हैं। इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा होता है जिसका यूज कंट्रोल सर्किट में मोटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। छठवां है कि इसका यूज AC तथा DC दोनों पर कर सकते हैं। और सातवां है कि 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर आदि रेंज के कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में उपलब्ध है, मतलब कि हमको मार्केट में मिलते हैं। अब इसका अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ से हमारी 3 फेज AC सप्लाई आ रही है, ये है आपके क्या? मेन कॉन्टैक्ट, ये है आपके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, और ये है आपकी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जैसे ही एनर्जाइड होती है, जैसे ही क्या होती है? ऊर्जावान होती है, एनर्जाइड होती है, तो ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं आपके, ठीक, ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं ये क्या होंगे हम आपको बता देते हैं। इस तरह से जो आपके ये कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं, ठीक, यहाँ तक हैं, ये आपके जैसे ही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले आपकी ऊर्जावान होती है, एनर्जाइड होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर आपके आगे की ओर चले जाते हैं, जिससे कि क्या होगा? इसके जो ये वाले भाग हैं इससे कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, इससे ये वाले भाग इससे छिल जाएंगे, और इसके ये वाले भाग इसको स्पष्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी क्या होती है? 3 फेज AC सप्लाई डायरेक्ट आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर पर आ जाती है, ठीक है। समझ सकते हैं जब आपके यहाँ तक है और इस एनर्जाइड होगी तो ये आपके आगे जैसे ही जाएंगे तो ये सारे स्विच क्या हो जाएंगे? आपके ऑन हो जाएंगे और आपकी डायरेक्ट सप्लाई मोटर में आ जाती है। इस तरह से ये कार्य करते हैं। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है इसका काम पावर सप्लाई को ऑन और ऑफ करना होता है। जैसे ही आपके ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर पीछे की साइड आ जाते हैं तो आपकी सप्लाई ऑफ हो जाती है, और आगे की साइड चले जाते हैं तो आपकी सप्लाई क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। अब 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो इतना तो आप लोग जो कि है अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, ठीक। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ
कॉन्ट्रैक्टर आपके कंट्रोल सर्किट, कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। अब देखिए आपके जो कंपोनेंट हैं, ठीक, आपके जो अवयव हैं कॉन्ट्रैक्टर में, जैसे कि मेन स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, पुश बटन है, और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले है, फ्यूज है, लिमिट स्विच है और आपके फ्लोट स्विच है। तो इन सभी के बारे में अभी हमको डिटेल से पढ़ना होगा। अगर आपसे पूछ ले कि आपके कंपोनेंट्स ऑफ आपके कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। आपसे पूछ ले कि मेन स्विच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, पुश बटन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट क्या होता है, अगर इन सभी में से आपसे किसी भी पूछ ले तो आपको उसके बारे में डिटेल से लिखना होगा। तो अब इसको हम डिटेल से अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। देखिए हमको इकट्ठा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, जिससे कि हमको आराम से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। किसी भी टॉपिक को हमको पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, ठीक। जल्दबाजी में हमको किसी भी टॉपिक को नहीं समझना है। बहुत टाइम आपके पास है, पर्याप्त टाइम है, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो जाएंगे और ब्रह्मा सीरीज, वनडे सीरीज सारी कुछ आपकी इसी में हो जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, एकदम ईजी सब्जेक्ट है, बस आप लोग समझते हुए चलिए। जितने भी हमने आपको टॉपिक आज पढ़ाए हैं उनको एक बार आप लोग रिवाइज ज़रूर से कीजिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे घर पर, तब तक आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसको हम आपसे बार बार कह रहे हैं। और आप लोगों ने जो कि देखा होगा 5th सेमेस्टर में जैसी आप लोगों की तैयारी कराई थी, सबसे ज़्यादा ध्यान जो कि ये चैनल ने 5th सेमेस्टर पर दिया था, जिससे कि आप लोगों को अच्छे नंबर लाने में आसानी मिलेगी। और 6th सेमेस्टर में भी ऐसे ही आपका रिवीजन होगा। और साथ ही अब जल्दी ही आपको जो कि है पॉलीटेक्निक 6th सेमेस्टर सिविल ब्रांच का भी हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, साथ ही साथ अपने दोस्त को भी बताएं जो भी आपके सिविल में हैं कि जल्दी ही चैनल पर वीडियो आने वाले हैं सिविल के। तो अपने वीडियो जो कि है दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आधे से ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं पर डे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का घाटा है, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, जिससे कि आप लोग देर में वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करें। और हमने आपको UEE और EEE2, ठीक, ये दोनों बुक आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हैं। पॉलीटेक्निक बुक बैंक नाम से एक टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, वहाँ पर आपको सारी बुक, क्वेश्चन बैंक और शॉर्ट पेपर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, चैनल आपको जो कि है पॉलीटेक्निक की बेहतरीन तैयारी आपको हमारे चैनल पर करने को मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे आपके नहीं लिए जा रहे हैं। कोई भी वीडियो के लिए आपको जो कि है बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब सभी लोग जो कि है जल्दी से मिलकर वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोग शेयर कर दें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।